तो हमारा आज का टॉपिक है एस्प्रिन। एस्प्रिन पढ़ने से पहले हम कर लेते हैं कि एनाल्जेसिक एजेंट्स क्या हैं, एंटीपायरेटिक एजेंट्स क्या होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्या होते हैं। तो एनाल्जेसिक एजेंट्स जो हैं, दीज आर द एजेंट्स और ड्रग्स विच इरेडिकेट और रिलीव द फीलिंग ऑफ पेन। ठीक है, अगर कहीं दर्द हो रही है तो उसमें जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं ह्यूमन को। ठीक है, तो एनाल्जेसिक ड्रग्स जो हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं, एक ओपियोइड एंड दूसरी नॉन ओपियोइड। ठीक है, जो ओपियोइड वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड ओपियम। ठीक है, ओपियम सीड्स जो होते हैं, जैसे भांग होती है ना, तो वहाँ से ये वर्ड आया हुआ है। तो इसके जो मतलब ये जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं ये कब दिए जाते हैं, यूज्ड फॉर इंटेंस पेन। ठीक है, पेन में जब बहुत ज़्यादा पेन होती है तब ये ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, और जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं दे मे बी एडिक्टिव, मतलब अगर इसको हम बार बार देते हैं, बार बार लेते हैं तो एडिक्शन भी हो जाती है इनकी, जैसे भांग की एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके क्या हैं, मॉर्फिन है, मेपेरिडिन है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के। देन नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो हैं ये अगर थोड़ी बहुत दर्द हो बॉडी में तो दिए जाते हैं, माइल्ड पेन में दिए जाते हैं। और दीज आर नॉन एडिक्टिव, मतलब इनका नशा नहीं होता है जैसे आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का हो जाता है। और नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के एग्जांपल्स हैं जैसे ब्रूफिन, ठीक है, और एस्प्रिन। तो हमने एस्प्रिन पढ़ना है ना आज, तो एस्प्रिन कौन सी कैटेगरी में आता है, एनाल्जेसिक है वो, मतलब पेन में, दर्द में राहत देती है ये एस्प्रिन, और ये एडिक्ट भी नहीं होते हैं इसके। ठीक है, और ये नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में आता है एस्प्रिन। देन नेक्स्ट है आपका एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो एंटी मतलब रिमूवल और पायरेटिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो द ड्रग्स या एजेंट्स विच रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, कम करता है जो बॉडी टेम्परेचर को, जब फीवर होता है तो उनको एंटीपायरेटिक एजेंट्स बोलते हैं। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है एंटीपायरेटिक, दैट इज़ पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल भी हम पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर और सिंथेसिस है आपके सिलेबस में। और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है, मतलब बुखार में तो ये राहत देता ही है, लेकिन ये एनाल्जेसिक का काम भी करता है, मतलब पेन किलर का काम भी करता है। एनाल्जेसिक कौन होते हैं, पेन किलर होते हैं ना एनाल्जेसिक, अभी हमने पिछली स्लाइड में किया। तो पेन किलर भी होता है ये, और एंटी पायरेटिक भी होता है, बुखार भी कम करता है। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो होते हैं, एंटी का मतलब तो जो रिमूव करेंगे या रिड्यूस करेंगे। किस चीज़ को रिड्यूस करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। द एजेंट्स और द ड्रग्स विच रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फ्लेमेशन जैसे रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग आ जाए या पेन आ जाए, पेन हो जाए, है ना, तो इसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। जैसे अगर किसी को अर्थराइटिस हो जाता है ना, गठिया, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें जो जॉइंट्स होते हैं इनमें जो है स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ को कई बार ये स्वेलिंग नहीं दिखती है, लेकिन ये अंदर होती है, बॉडी में जॉइंट्स के अंदर होती है ये स्वेलिंग। तो अर्थराइटिस में जो है देयर इज़ इन्फ्लेमेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फेक्शन, मतलब आपको बाहर नहीं इन्फेक्शन शो होगा, उसमें रेडनेस नहीं शो होगी, लेकिन इन्फ्लेमेशन उसमें जॉइंट्स में होती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं
जिनको ये अर्थराइटिस हो जाता है तो। और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सैड्स भी बोलते हैं इनको हम, और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो जो स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो स्टीरॉयड बोलते हैं ना कि स्टीरॉयड देने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और एसिटामिनोफेन और एस्प्रीन, these are the examples of नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब जो एस्प्रीन है, एक तो वो हमने पढ़ा किसमें, एक किस कैटेगरी में आया वो, एक आया वो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में, ठीक है। और दूसरा एस्प्रीन जो है वो किसकी तरह भी काम कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है, वो इन्फ्लेमेशन भी दूर करता है, और वो आपका आता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में, ठीक है। तो जो आपके स्टीरॉयडल होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स में, मतलब जिनका ऑपरेशन हुआ होता है ना, जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, वहाँ पे आपके SAIDs दिए जाते हैं, और जिससे कि वुंड हीलिंग होती है ना, वहाँ पे एक तो घाव भी भरता है और दर्द में भी रिलीफ मिलता है। और जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटर्स, है ना। मतलब अगर आपके पेन भी हो रही है और भी कई डिजीज़ हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो वहाँ पे दी जाती हैं ये, ठीक है। तो एस्प्रीन जो है वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तभी हमने एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी, क्योंकि हम एस्प्रीन कर रहे हैं। तो एस्प्रीन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एस्प्रीन जो है वो एक तो एनाल्जेसिक है, दूसरे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इवन कि वो एंटीपायरेटिक का काम भी करती है, बुखार भी कम करती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कम टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम एस्प्रीन करते हैं। अब जो एस्प्रीन है वो वर्ड कहाँ से आया, वो दो आपके एक अल्फ़ाबेट ए है और दूसरा है स्पायरिन, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एसिटाइल, ए फॉर एसिटाइल, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3COO, ये एसिटाइल ग्रुप है। ए स्टैंड फॉर एसिटाइल। और स्पायरिन जो है वो कहाँ से आया वर्ड, वो आया स्पायरिया अल्मेरिया, ठीक है। स्पायरिया अल्मेरिया जो है वो एक प्लांट है जिससे कि सैलिसिलिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड की क्या स्ट्रक्चर होती है ये भी मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर है एस्प्रीन की, एस्प्रीन का जो ट्रेड नाम है वो डिस्प्रीन भी है ना। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें पेन होती है, सर दर्द हो रही है, हेडेक हो रही है या बॉडी एक हो रही है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट डिस्प्रीन की गोली ले लेते हैं। एक्चुअली डिस्प्रीन और एस्प्रीन वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। और जो इसका ट्रेड नेम जो है वो डिस्प्रीन होता है एस्प्रीन का। इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम ऑफ एस्प्रीन इज़ 2-एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड। देखिए जो आपका सैलिसिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ एक तो COOH और एक ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा होता है, दिस इज़ योर सैलिसिलिक एसिड। तो जो सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है, 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब जब 2-एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड है, मतलब ये तो सेकेंडरी पोजीशन है। अब OH का H इज़ रिप्लेस्ड बाय CH3COO,
है ना। सैलिसिलिक एसिड में OH का H इज़ रिप्लेस्ड बाय CH3CO से रिप्लेस हुआ है। O तो इसमें पहले से ही है, CH3CO से रिप्लेस हो गया है H, ठीक है। तो इसको बोला हमने 2-एसिटॉक्सी, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम, सेकंड पोजीशन पे एसिटॉक्सी। ये एसिटाइल ग्रुप होता है ना, CH3COO नेगेटिव, है ना। तो 2-एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। इसको आप 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड अगर बोलें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज एसिटॉक्सी, सेकंड पोजीशन पे लगा है, दिस इज बेंजोइक एसिड, तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं केमिकल नेम। देन नेक्स्ट इज कि इसके यूजेस क्या क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। मतलब अगर आप एस्प्रिन खाते हो तो दर्द में खाओगे, हमने बोला ना वो एनाल्जेसिक का काम करती है। तो यूजेस क्या क्या हुए फिर इसके, कि हम इसको हेडेक में, अगर हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सर दर्द हो रही है, फीवर है, किसके कारण है फीवर, कि हमें थोड़ा बहुत जुकाम हो गया है, मस्कुलर पेन्स हैं, या कोई भी किसी भी तरह का दर्द है, तो उसमें हम एस्प्रिन लेते हैं। तो एक तो ये यूज़ है इसके कि दर्द में लेते हैं हम इसको। दूसरा ये जो है एंटी क्लॉटिंग एजेंट का काम भी करता है, एंटी क्लॉटिंग एक्शन है इसका। मतलब अगर कई बार क्लॉटिंग क्या होती है, मतलब खून का जम जाना, एंटी क्लॉटिंग क्या हुई कि खून जमता नहीं है इसमें ब्लड, ठीक है। तो एंटी क्लॉटिंग कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक इसकी वजह से होते हैं कि क्लॉट्स हो जाते हैं, है ना। ब्लड जो है वो आपका आर्टरीज या वेन्स में वो जम जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट अटैक होता है। तो एस्प्रिन दी जाती है। देखिए जिनका ब्लड बहुत थिक हो गया होता है ना, तो उनको बोलते हैं कि डिस्प्रिन देनी चाहिए उनको, बिकॉज़ उसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका काम होता है ब्लड एंटी क्लॉटिंग एक्शन होता है इसका। तो ब्लड को ये थोड़ा, हम बोलते हैं ना, पतला कर देता है ये ब्लड को, है ना, जो डिस्प्रिन होती है या एस्प्रिन होती है। तो हार्ट अटैक से प्रिवेंट करती है ना, ये भी इसका एक यूज़ हुआ। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि इसमें हमें नौजिया होगा, मतलब चक्कर जैसे आते रहेंगे, वॉमिटिंग होगी, रैशेज़ हो जाते हैं आपकी बॉडी पे किसी की, ये स्वेलिंग हो जाएगी, जो है हाइव्स हो जाएंगे, मतलब एलर्जी, हाइव्स मीन्स एलर्जी टाइप, है ना, एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक में इरिटेशन होती है, तो वो भी एस्प्रिन कई बार साइड इफ़ेक्ट दे देती है। और रेइज सिंड्रोम हो जाता है बच्चों में। ये देखिए, ये पिक्चर रेइज सिंड्रोम की है, इसमें ये आप देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे रेड कलर के स्पॉट्स हो गए हैं बच्चे के हाथ पैर में, ठीक है। तो ये एस्प्रिन के क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा सिंथेसिस एस्प्रिन की। तो सिंथेसिस में दिस रिएक्शन इज़ फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन। और इसमें जो है स्टार्टिंग मटेरियल, देखिए जब हम रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। तो रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच में जो एस्प्रिन होता है उसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और एक आपका ये ग्रुप आ गया, है ना, एक ग्रुप आपका ये आ गया O नेगेटिव, और मतलब जिनको आपने क्या बोला था, सिंथॉन्स बोला था, नेगेटिव, और ये आ गया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है यहाँ पे ये, तो इसमें आपका पॉजिटिव के साथ क्या बन सकता है, ये इसके साथ लग सकता है CH3COOCOCH3, ठीक है। और दूसरा मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है एक, और दूसरा आपका यहाँ पे O के साथ अगर H लग जाए तो ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच से ही पता चलते हैं इसके स्टार्टिंग मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सिंथेसिस लें तो सिंथेसिस इसकी किससे हुई, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड
ये सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कैटालिस्ट का काम करता है इधर, उसकी प्रेजेंस में अगर हम हीट करें तो एस्प्रीन बनती है। और एस्प्रीन तो मैंने आपको बताया ही 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है एस्प्रीन, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और साथ में एसिटिक एसिड निकल जाता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ये यहाँ पे CH3COH निकल जाएगा और ठीक है CH3COOH ये निकल जाएगा और ये यहाँ पे लग जाता है OCOCH3, ठीक है। देन यहाँ पे है मैकेनिज़्म क्या है इस रिएक्शन का, इस सिंथेसिस का। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है एसिड की प्रेजेंस में, उससे क्या बनेगा, उससे आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बनेगी। ये देखिए कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, देखना आपने इसको ध्यान से, यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब एसिड की प्रेजेंस में पहले सबसे पहले तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन बना और फिर उसके बाद ऑक्सोनियम आयन से आपका क्या बन गया, कार्बोकेटायन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल में सैलिसिलिक एसिड के O के पास जो लोन पेयर हैं उसके साथ ये बॉन्डिंग बना देता है और यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। टेट्राहेड्रल ही है ना ये देखिए यहाँ पे तो अभी ऑक्सोनियम आयन ही है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद जब H का रिमूवल हो जाता है तो ये बन गया, देखो कार्बन के ऊपर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। कार्बन जो है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है इसके साथ CH3OH और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है ना, कार्बन के साथ ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। समझ में आ रहा है ये, है ना। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, फिर उसके बाद H रिमूव हो गया, यहाँ से H रिमूव हो जाता है और ये बना, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं, एक तो OH लगा है, एक CH3 लगा है, एक आपका CH3COO लगा है और ये एक बल्कियर ये वाला ग्रुप O, फिर ये बेंजीन और बेंजोइक एसिड का ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद लास्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट हो जाती है इस इंटरमीडिएट की। ये देखिए रीअरेंजमेंट हो रही है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3COOH है ना, एक ये बन गया, H यहाँ से रिमूव होता है, CH3COOH और यहाँ पे क्या बन गया आपका एस्प्रीन, ठीक है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्प्रीन। देन इसमें जो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ हो रहा है ना, ये वाला एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका दोनों की तरह काम करेगा, रिएजेंट की तरह भी और सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा। लेकिन जब आप एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड अगर मान लो आपका इस रिएक्शन में पड़ जाता है तो उसको कौन रिमूव करता है, कि इसमें आपको जब एस्प्रीन बन जाता है ना, बिकॉज़ पानी में एस्प्रीन जो है वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, पानी में उसकी लेस सॉल्युबिलिटी होती है, देयरफॉर पानी में ही वो रिक्रिस्टलाइज भी होगा एस्प्रीन। यहाँ पे तो ये क्रूड एस्प्रीन बना, क्रूड एस्प्रीन बना, क्रूड एस्प्रीन मतलब PPT बने। तो अब PPT की रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन एस्प्रीन की किस में होती है, वाटर में होती है, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द क्रूड एस्प्रीन इज डन इन द मिक्सचर ऑफ हॉट वाटर एंड इथेनॉल भी थोड़ा सा डालते हैं। तो वाटर एक तो क्या काम करता है, रिक्रिस्टलाइज कर देता है, और दूसरा काम ये करेगा कि अगर एसिटिक एनहाइड्राइड एक्सेस में पड़ जाए, ठीक है, अगर ये एक्सेस में हो जाए तो इसको भी ये क्या करता है, इसको भी ये क्या करता है
कि कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एनहाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन अगर हो जाए तो एसिटिक एसिड बन जाता है। तो वाटर ने दो काम किए यहाँ पे जब हम वाटर डालेंगे, एक तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एस्प्रीन, और दूसरा अगर एक्सेस में एसिटिक एनहाइड्राइड पड़ जाता है तो उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एस्प्रीन की स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और इसके जो हैं मैकेनिज़्म, ये आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना, जितने भी हम करेंगे यहाँ पे ड्रग्स, एस्प्रीन करेंगे, पैरासीटामोल करेंगे, और भी क्लोरेम्फेनिकॉल करेंगे, ब्रूफिन करेंगे, तो ये सारे के सब की सिंथेसिस है आपके सिलेबस में। तो कई बार इनके ट्रेड नेम पूछे जाते हैं, कई बार इनका केमिकल नेम पूछा जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछी जाती है, इनकी सिंथेसिस पूछी जाएगी, है ना, सिंथेसिस के स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने इसको थॉरोली कर लेना है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बट